हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम जो हरियाणा के सीईटी के लिए जो सेट कर रहे थे उसका नंबर है 76। 76वां सेट है। और ये HSSC सीईटी ग्रुप सी परीक्षा हुई थी 2024 में। ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। डैश एक सिलिकॉन चिप है जिसमें एक बहुत ही छोटे क्षेत्र पर संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। तो कौन सा है? इंटीग्रेटेड सर्किट। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो ये है कैस्पियन सागर। दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इस संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली टीला पहाड़ी क्षेत्र श्रेणी के अंतिम जीवित अवशेष हैं। तो ये किस में है? असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो देखो भैया, असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? दिल्ली टीला पहाड़ी। हरियाणा दिल्ली की सीमा पर है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी दिल्ली रिज पर स्थित है। यह दक्षिणी दिल्ली के साथ साथ हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम जिलों के उत्तरी भागों में भी स्थित है। रिज का जैव विविधता महत्व भारत गंगा के मैदानों के साथ इसके विलय में निहित है, क्योंकि यह उत्तरी अरावली तेंदुआ वन्य जीव गलियारे का हिस्सा है। इस संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली रिज पहाड़ी श्रृंखला के अंतिम बचे हुए अवशेषों में से एक और इसके अर्धशुष्क वन आवास और इसके आश्रित वन्यजीव शामिल हैं। तो दिल्ली टीला पहाड़ी क्या आएगा? असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्प को चुनें। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या हरियाणा सरकार के लेखा के संकलन और तैयारी के लिए जिम्मेदार है? तो ये दोनों कथन सही हैं। ये सही है। यह कार्य महालेखाकार हरियाणा के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। तो ये दोनों सही हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 1985 में। कब हुई थी? 1985 में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्स की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में। 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। और ढाका में सार्स चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे। और इसमें हस्ताक्षर कहाँ हुए थे? ढाका में। इसके 7 संस्थापक देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका था। पृथ्वी डैश को सूर्य के अत्यंत निकट होगी। तो ये कब होगी? 3 जनवरी को। अपसौर पृथ्वी की कक्षा में वह बिंदु है जब वह सूर्य से सबसे दूर होता है। यह 3 या 4 जुलाई को होता है अपसौर। तीन जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है और इस स्थिति को उपसौर बोलते हैं। 3 जनवरी को उपसौर बोलते हैं और पृथ्वी के सबसे अधिक निकट होती है 3 जनवरी को। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है? तो ये है थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स जिसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। मेगाकैरियोसाइट्स अस्थि मज्जा में विशेष कोशिकाओं से उत्पन्न कोशिका के भाग होते हैं। प्लेटलेट्स कई तरह के पदार्थ स्रावित करते हैं, जिनमें से अधिकांश रक्त के जमने या थक्का जमने में शामिल होते हैं। प्लेटलेट्स संख्या में कमी से थक्का जमने की समस्या हो सकती है, जिससे शरीर से अत्यधिक रक्त की हानि होती है। वह अभिलेख जिसमें उड़ीसा के राजा खारवेल के अभियानों के बारे में विवरण दिया गया है। तो ये क्या है? हाथी गुम्फा गुहा अभिलेख। हाथी गुम्फा शिलालेख। हाथी गुफा शिलालेख उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास हाथी गुम्फा नामक गुफा में ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण
17 पंक्ति का शिलालेख है। इसे कलिंग साम्राज्य के जैन राजा खारवेल ने दूसरी और पहली शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्कीर्ण कराया था। इसे काव्य शैली में और ब्राह्मी लिपि में भाषा में प्रस्तुत किया गया है, जो पाली से काफ़ी मिलती जुलती है। तो क्या आएगा इसका? हाथी गुम्फा गुहा अभिलेख। किसी और के विचार या कार्य को अपने विचार या कार्य के रूप में प्रस्तुत करना डैश कहलाता है। तो ये साहित्यिक चोरी। किसी और के विचार या कार्य को अपने विचार या कार्य के रूप में प्रस्तुत करना साहित्यिक चोरी कहलाता है। यदि हम इंटरनेट से कुछ सामग्री की नकल करते हैं लेकिन स्रोत या मूल निर्माता का उल्लेख नहीं करते तो इसे साहित्यिक चोरी माना जाता है। कॉपीराइट्स, तो देखो इसका क्या आएगा? इसका आएगा साहित्यिक चोरी। और कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट उल्लंघन तब होता है जब हम किसी अन्य व्यक्ति के काम का उपयोग उसकी अनुमति के बिना करते हैं, या यदि इसे बेचा जा रहा है तो हमने इसके लिए भुगतान नहीं किया है। कृषि विकास में उल्लेखनीय वृद्धि का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है हरित क्रांति का उपयोग। हरियाणा के डैश जिले में सर्वाधिक सड़क गंतव्य है? तो ये है अंबाला जिले में। इनमें से अंबाला जिले में सर्वाधिक सड़क गंतव्य है। और जींद में सड़क का सबसे कम गंतव्य पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दिन राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मई का तीसरा शुक्रवार। राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस प्रत्येक वर्ष मई के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। मई के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना 2006 में लुप्तप्राय प्रजाति गठबंधन और डेविड रॉबिन्सन द्वारा की गई थी। 2024 का विषय क्या था? प्रजातियों को बचाने का जश्न मनाएं। प्रजातियों को बचाने का जश्न मनाएं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? तो ये कौन सा है? अनुच्छेद 280 में राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग का गठन करने का प्रावधान है। यह संवैधानिक व्यवस्था और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच कर आय को वितरित करने की विधि और सूत्र निर्धारित करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों में एक वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। तो अनुच्छेद 112 क्या कहता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों में एक वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? तो यह है 280। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की राजधानी है? तो झारखंड की राजधानी है रांची। देखो भी, भुवनेश्वर किसकी है? उड़ीसा की। आइजोल किसकी है? मिजोरम की। मेघालय की क्या है? शिलोंग। और झारखंड की क्या है? रांची। केदारनाथ के बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए भारतीय सेना द्वारा 2013 में शुरू किया गया अभियान किस नाम से जाना जाता है? तो ये है ऑपरेशन सूर्या होप। उत्तराखंड में 2013 में उत्तर भारत में आई बाढ़ के लिए भारतीय सेना को मध्य कमान की प्रतिक्रिया थी। ऑपरेशन पोलो क्या था? 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत को एकीकृत करने के लिए भारतीय सेना द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन पोलो था। हैदराबाद रियासत को एकीकृत करने के लिए। और ऑपरेशन विजय था कारगिल से संबंधित। ऑपरेशन विजय कारगिल से संबंधित था। डैश आइडेंटिटी ऑपरेटर सही का मूल्यांकन करता है यदि ऑपरेटर के दोनों ओर के वेरिएबल्स उसी स्मृति स्थान की ओर इंगित करें और अन्यथा गलत है। तो इसका क्या आएगा? इज।
IS। NDMA का विस्तृत रूप क्या है? तो ये है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA की फुल फॉर्म है। डैश हरियाणा का आकरा सभ्यता की पहली उत्खनित स्थल है। तो ये क्या है? कुणाल। हरियाणा में आकरा संस्कृति हड़प्पा सभ्यता से पहले की है। यह मुख्य रूप से एक कृषक समुदाय के उद्भव को दर्शाता है और इसे अक्सर प्रारंभिक कृषि संस्कृति के रूप में भी जाना जाता है। इस संस्कृति चरण को पहचान अकरा घग्गर, तो अकरा का दूसरा नाम क्या है? घग्गर नदी के जल निकासी क्षेत्र में खोजों के माध्यम से की जाती है, इसलिए इसका नाम अकरा संस्कृति है। कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनें। उत्पादन की प्रति इकाई कुल लागत को औसत लागत कहा जाता है, ये सही है। उत्पादन की प्रति इकाई कुल राजस्व को औसत राजस्व कहा जाता है, तो ये दोनों सही है। एक बार और पढ़ लेना इसको। लोह अयस्क, जिसे काला अयस्क भी कहते हैं, तो ये है मैग्नेटाइट, जिसे काला अयस्क भी कहा जाता है, मैग्नेटाइट को। डैश एक डेटाबेस का डिज़ाइन है, तो क्या है? डेटाबेस स्कीमा। डेटाबेस का डिज़ाइन है, यह डेटाबेस का ढांचा है जो संरचना प्रत्येक स्तंभ द्वारा रखे जा सकने वाले डेटा का प्रकार, संग्रहित किए जाने वाले डेटा पर प्रतिबंध और तालिकाओं के बीच संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। तो यह डेटाबेस स्कीमा। एक से अधिक विक्रेताओं से मिलकर बने बाजार को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अल्पाधिकार। बाजार में बड़ी कंपनियों की एक छोटी संख्या होती है जो विभेदित या समान उत्पाद बेचती है। चूंकि बाजार में कुछ ही प्लेयर हैं, इसलिए उनको प्रतिस्पर्धी रणनीतियाँ एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। शब्दों के विषम युग्म का चयन कीजिए। तो इनमें से कौन सा है? मेसन दीवार, ये गलत है। किसी संबंध में डैश की संख्या को संबंध की कार्डिनैलिटी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? ट्यूपल को। 14वीं सदी के यात्री इब्न बतूता किस देश से थे? तो ये थे अफ्रीका से। इब्न बतूता एक मोरक्को यात्री था जिसे 13वीं शताब्दी में 21 वर्ष की अल्पायु में विश्व की यात्रा करने के लिए अपना गृह त्याग दिया था। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार है? तो ये है मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सी गैस है? मिथाइल आइसोसाइनेट। निम्नलिखित में से कौन सा निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है? तो ये है लिग्नाइट। एंथ्रेसाइट सबसे उत्तम किस्म का कोयला है जिसका कैलोरी मान सबसे अधिक होता है और इनमें 80 से 95% कार्बन होता है। तो ये कौन सा है? लिग्नाइट। कौन सा श्रेणी का निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है? तो ये था लिग्नाइट। अच्छा, एंथ्रेसाइट क्या होता है? सबसे उत्तम किस्म का कोयला है। एंथ्रेसाइट उत्तम किस्म का कोयला है। और बिटुमिन्स कैसा है? बिटुमिनस में नमी की मात्रा कम होती है और इसका कैलोरी मान अधिक होता है। और लिग्नाइट में क्या है? ये भूरा कोयला होता है, निम्न श्रेणी का होता है जिसमें जलाने पर धुआं अधिक निकलता है लिग्नाइट में। निम्नलिखित में से किस कवि ने अकबरनामा पुस्तक लिखी थी? तो लिखी थी अबुल फजल। अकबरनामा तीसरे मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास है। अकबर के दरबार के 9 नवरत्नों में से एक अबुल फजल ने इसे लिखा था और यह फारसी भाषा में लिखा गया था।
अकबरनामा 3 भागों में लिखा गया था। इसका तीसरा भाग है आईने अकबरी। तीसरा भाग कौन सा है? आईने अकबरी। तो किसने लिखा था? अबुल फजल ने। स्लाइड रूल का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था। तो क्या था? विलियम आर्ट्रेड द्वारा स्लाइड रूल का आविष्कार किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1955 में बनाया गया था और 1973 में इसे कान्हा टाइगर रिजर्व बनाया गया था। तो ये कब बनाया गया था? 1955 में। और कान्हा टाइगर रिजर्व कब बना था? 1973 में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो संविधान के ये है भाई 12 सदस्य। संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के 245 सदस्यों में से 12 को सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। आपूर्ति वक्र पर वह बिंदु जिस पर एक फर्म सामान्य लाभ अर्जित करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ब्रेक इवन बिंदु। क्या कहते हैं? ब्रेक इवन बिंदु। कंप्यूटर पर भारतीय भाषाओं के उपयोग की सुविधा के लिए भारत में 1980 के मध्य दशक में भारतीय लिपियों के लिए एक सामान्य मानक कोडिंग विकसित की गई है जिसे डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ISCII। महालेखाकार लेखा एवं अकदारी हरियाणा किसके अधीन कार्य करता है? तो ये करता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज पाइरुविक अम्ल के डैश अणु बनाने के लिए आंशिक उपचयित होता है। तो ये होगा 2। तीसरी पीढ़ी में पंच कार्ड और प्रिंट आउट के स्थान पर कीबोर्ड और डैश का प्रयोग किया जाता था। तो ये किया जाता था मॉनिटर्स का। भारत के राष्ट्रगान के पूर्व संस्करण को बजाने के लगभग कितना समय लगता है? पूर्ण संस्करण को बजाने में लगभग कितना समय लगता है? तो ये लगता है 52 सेकंड। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित गीत जनगणमन को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में हिंदी संस्करण में अपनाया गया था। भारतीय राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण का अनुमानित प्लेइंग टाइम क्या है? 52 सेकंड। माइक्रो इकोनॉमिक्स के संदर्भ में फिलिप्स कर्व डैश की दर के बीच का संबंध है। तो ये है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। बेबीलोनिया का हैंगिंग गार्डन किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया था नेबूचडनेस्सर द्वारा। चेतावनी संकेत बोर्ड का आकार क्या है? तो ये है त्रिकोणीय। हम विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 22 मार्च को। 1993 से प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाने वाला विश्व जल दिवस मीठे पानी के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक वार्षिक संयुक्त राष्ट्र अवलोकन है। तो ये कब से मनाया जा रहा है? 1993 से। किस अनुच्छेद में भारत के चुनाव आयोग के कार्यालय का प्रावधान है? अनुच्छेद 324।
क्या होगा? भारत का चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। स्वायत्त संवैधानिक क्या है? प्राधिकरण है। इनमें से कौन सा 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर डिवाइस पर आधारित है? तो ये है इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप क्रय शक्ति में परिवर्तन होता है तो वस्तु की इष्ट मात्रा में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसमें बोलते हैं आय का प्रभाव। मराठों द्वारा दक्कन में जमींदार द्वारा किए जाने वाले भूमि राजस्व के जिसको संदर्भित करने के लिए किस साख का इस्तेमाल किया गया था? तो यह आएगा चौथ। एक कर था जिसे मराठों को अपने क्षेत्र को आक्रमण से मुक्त रखने के लिए छोटे राज्यों से चुकाना पड़ता था। चौथ कुल राजस्व का 1/4 है जो 25% के बराबर होता है। कोरियोलिस बल किसके कारण होता है? तो ये होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूर्णन करके वायु की दिशा को प्रभावित करना। इस बल को फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक के नाम पर कोरियोलिस बल कहा जाता है, जिन्होंने 1844 में इसका वर्णन किया था। पाइथन में एक टिप्पणी डैश से शुरू होती है। तो आएगा हैशटैग से। भारतीय मुद्रा करेंसी नई सीरीज के 20 रुपए के नोटों के पीछे कौन सी छवि है? तो ये है एलोरा गुफाओं की आकृति। क्या है? एलोरा गुफाओं की आकृति। महात्मा गांधी नई श्रृंखला में नए 20 रुपये मूल्य वर्ग के नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर हैं। नए मूल्य वर्ग के नोट के पीछे एलोरा गुफाओं की आकृति है, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। तो एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। और जिला कौन सा है? औरंगाबाद जिला। और इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। भारत का पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर हरियाणा के किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया नारनौल में। भारत का प्रथम एरो स्पोर्ट्स सेंटर हरियाणा के नारनौल में खोला गया था। नारनौल हवाई अड्डे की हवाई पट्टी का उपयोग मुख्य रूप से राजीव गांधी राष्ट्रीय एरो स्पोर्ट्स केंद्र द्वारा किया जाता है, जिसका उद्घाटन 2010 में किया गया था। तो ये कहाँ है? एरो स्पोर्ट्स सेंटर नारनौल में, और 2010 में इसका उद्घाटन किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? तो ये क्या था? 943। क्या था? 943। ये जनगणना का टॉपिक मैंने करवा रखा है भाई बहुत अच्छे से। हरियाणा का यह शहर नैनो शहर कहलाता है। तो पंचकुला को नैनो शहर कहा जाता है भाई। किसे कहा जाता है? पंचकुला को नैनो सिटी। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें डैश कहा जाता है, तो उन्हें अरहस्व स्वर कहा जाता है। आप स्वयं चल कर देखें, यह वाक्य डैश सर्वनाम के उदाहरण है। तो ये है निजवाचक के। तरुण एक संज्ञा शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा रूप है। तो क्या है? इसका है तरुणाई। ड, अणे, ण तथा मैं इन ध्वनियों को कौन सा व्यंजन कहते हैं? तो इनको नासिक के व्यंजन कहते हैं। कर्ता का कारक चिन्ह ने है। ने का प्रयोग डैश सकर्मक क्रियाओं में होता है। तो ये किसमें होता है? भूतकालीन में। अक्षी तत्सम शब्द है, उसका तद्भव रूप क्या है? ये है आँख।
पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो ये होते हैं 3 भेद। उत्तम, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तम का सही विलोम शब्द है, तो ये है प्रकाश। से के द्वारा, के साथ और के कारण ये विभक्ति प्रत्यय डैश कारक के अंतर्गत आते हैं, तो ये आएगा करण कारक के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो वीडियो को।